गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ओशम इंजीनियरिंग क्लासेस में स्वागत है। हमारा जो सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, उसमें जो टॉपिक चल रहा था हम शाफ्ट की डिज़ाइन कर रहे थे। अभी तक हमने शाफ्ट की डिज़ाइन का एक केस स्टडी किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन केस नंबर 1 से ही आते हैं, जिसमें हमने प्योर टॉर्सन के केस में हमने शाफ्ट की डिज़ाइन करी थी, सॉलिड शाफ्ट की और होलो शाफ्ट की। ठीक है, अब केस नंबर 2 शाफ्ट की डिजाइन ही पढ़ रहे हैं, बट प्योर बेंडिंग के केस में जब हमारे शाफ्ट पर केवल और केवल प्योर बेंडिंग लग रही हो तब शाफ्ट की डिजाइन कैसे की जाती है ना। इसकी डिजाइन भी दो आधार पर की जाती है, स्ट्रेंथ के आधार पर और रिजिडिटी के आधार पर। तो पहले हम शाफ्ट की डिजाइन पढ़ते हैं अंडर प्योर बेंडिंग लोडिंग। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये बनाया हमने एक शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट है ये, और इस शाफ्ट की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, इसका जो डायामीटर है ये कैपिटल डी है। सबसे पहले हम सॉलिड शाफ्ट की डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया है और यहाँ पर इस वाले एंड पर एक लोड लगाया है। इस लोड के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, बेंडिंग मूवमेंट आएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हर एक सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू, बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर आप इस सेक्शन पे बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। हम इस सेक्शन पर बात कर रहे हैं तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ये बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर, ए पर। ए पर अगर आप बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड होता है न्यूटन में और डिस्टेंस होगी आपकी मीटर में या मिलीमीटर में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। चलिए ठीक है, तो हम प्योर बेंडिंग लोडिंग जब लग रही होती है उस केस में शाफ्ट की डिजाइन कैसे की जाती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने बेंडिंग मूवमेंट देखा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं प्योर बेंडिंग इक्वेशन, जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्योर बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन। प्योर बेंडिंग इक्वेशन जो क्या होती है, ये होती है m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y इज इक्वल टू E/r। ठीक है, यहाँ पर m क्या है, m बोलेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट। I क्या है, ये I है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिग्मा b इस बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। y क्या है, y है न्यूट्रल एक्सिस से आप किस डिस्टेंस पर बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो, उस वहां तक की डिस्टेंस है बार, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, ई क्या है, इस शाफ्ट का यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई क्या है, आई है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब हम प्योर बेंडिंग के केस में डिजाइन करेंगे तो पहले ये दो टर्म ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इन दोनों टर्म्स को लेता हूँ। अच्छा, आई की वैल्यू सॉलिड शाफ्ट के लिए, कौन से शाफ्ट के लिए, सॉलिड शाफ्ट के लिए होती है। अगर सॉलिड, और ये क्रॉस सेक्शन कैसा है सॉलिड शाफ्ट का, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक, उस केस में आई की जो वैल्यू होगी वो होगी π/64 d⁴। ठीक, तो इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। m क्या है, बेंडिंग मूवमेंट, I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा b क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, E क्या है, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। हम यहां से हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो ये लिखा हमने m/i इज इक्वल टू सिग्मा v/y। m के स्थान पे m लिखा, i हो गया π/64 d⁴ इज इक्वल टू सिग्मा v डिवाइडेड बाय y की है, y जो होगा वो आउटर मोस्ट से
न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर तक की डिस्टेंस, क्योंकि आउटर मोस्ट फाइबर पर ही बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अपन बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम या इस सेक्शन पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 64 कट जाएगा 32 बार, 32 ऊपर लिख दिया, एम एक्स डिवाइडेड बाय 1d से 1d कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा पाई d की पावर 3 इज इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स। ठीक है, ये कब का केस है? जब आपके सॉलिड शाफ्ट पर, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट पर प्योर बेंडिंग लोडिंग लगी हो। ठीक, तो इस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। अब तीसरा जो केस है हमारा, अच्छा ये सॉलिड शाफ्ट के लिए फार्मूला हो गया, इसी प्रकार से हम होलो शाफ्ट के लिए भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो होलो शाफ्ट के लिए भी फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। चलिए ये देखिए, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा v अपॉन वाई। m के स्थान पे mx लिखा, डिवाइडेड बाय i। होलो शाफ्ट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है पाई बाई 64। इसमें 2 डायामीटर रहेंगे, आउटर डायामीटर की पावर 4 माइनस इनर डायामीटर की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स। और यहाँ पर y जो होगा वो आउटर डायामीटर का आधा हो जाएगा, d आउटर डिवाइडेड बाय 2। तो सेम इक्वेशन बनेगी, 2 से ये 64 कट जाएगा 32 टाइम, 32 टाइम 32 mx डिवाइडेड बाय पाई, यहाँ से मैं d आउटर की पावर 4 कॉमन लूंगा, तो बचेगा 1 माइनस d इनर की पावर 4 डिवाइडेड बाय d आउटर की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स डिवाइडेड बाय डी आउटर। अगली स्टेप में एक डी आउटर से एक डी आउटर कट जाएगा और इनके रेशियो को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आएगा 32 एम एक्स डिवाइडेड बाय पाई डी आउटर की पावर 3 1 माइनस के की पावर 4 इज इक्वल टू सिग्मा बी मैक्स। जहां पर आप बोल सकते हैं के क्या है? के है डी इनर के अपॉन में डी आउटर का रेशियो। ये हमारा कौन सा केस है? जब हमने सॉलिड शाफ्ट पर या होलो शाफ्ट पर प्योर बेंडिंग लोडिंग लगी हो, उस केस में डिजाइन इस प्रकार से की जाएगी। अब हम केस नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा कंबाइन लोडिंग लगेगा। कहने का मतलब है एक सॉलिड शाफ्ट रहेगा या शाफ्ट रहेगा, उस पर बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा है। उस केस में डिजाइन कैसे की जाती है, चलिए देखते हैं। अगला केस, ठीक है, यहां पर अंडर कंबाइन लोडिंग, अंडर कंबाइन लोडिंग, अंडर कंबाइन लोडिंग में 2 प्रकार की लोडिंग को कंबाइन कर रहे हैं, एक बेंडिंग मूवमेंट को प्लस ट्विस्टिंग मूवमेंट को। अगर आप डायग्राम वाइज समझना चाहें तो ये रहा आपका शाफ्ट, ये यहां से फिक्स है, यहां पर आप देखोगे तो ये लग गया आपका टॉर्सनल मूवमेंट T, और बेंडिंग मूवमेंट की बात करोगे तो ये आपका बेंडिंग मूवमेंट M। ठीक है, इस केस में चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो बेंडिंग, अभी हमने फार्मूला ड्राइव करा था, सिग्मा बी कितना आया था? सिग्मा बी आया था 32 m डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3, सॉलिड शाफ्ट अगर हम कंसीडर कर लें। और जो पहला केस हमने पढ़ा था टॉर्सनल मूवमेंट, उसमें टॉर्सनल स्ट्रेस कितनी आई थी? 16 t मैक्स डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3। अगर मैं इसको यहाँ पर समझाऊं तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये रहा वो एलिमेंट, इस एलिमेंट पर सिग्मा बी ये रही सिग्मा बी, ठीक है, और शेयर स्ट्रेस आपका ये रहा, ये शेयर स्ट्रेस हो गया टा। तो अब इस केस में डिजाइन कैसे की जाती है? तो हमने थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़े होंगे, 5 थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़े हैं। पहला है मैक्सिमम
प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दूसरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तीसरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इस प्रकार से 5 थ्योरी पढ़ी हैं, बट हम 2 थ्योरी ही कंसीडर करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, और अधिकतम जो ली जाती है, क्योंकि जो शाफ्ट होता है वो डक्टाइल मटेरियल का बनता है, और डक्टाइल मटेरियल के लिए जो बेस्ट थ्योरी है वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ये हमारा एलिमेंट बन गया, क्योंकि जब हमारे एलिमेंट, अच्छा ये थ्योरी ऑफ फेलियर हमसे बोलता क्या है? थ्योरी ऑफ फेलियर को जब मैं आपको नेक्स्ट कभी क्लास में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, सॉरी इसी सब्जेक्ट में, तो जब हमारा कोई भी एक एलिमेंट है ना, ऑब्जेक्ट है, जब उस पर बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग लगती है, तो उस केस में हम उस एलिमेंट की डिजाइन कैसे करें वो बताता है हमें थ्योरी ऑफ फेलियर की। अलग अलग फैक्ट हैं, अलग अलग थ्योरीज आई। उन्होंने बोला, जैसे पहली थ्योरी जो रैंकाइन ने दी, रैंकाइन ने बोला जब किसी एलिमेंट पर बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लोडिंग लगेगी, उस केस में वो मटेरियल तब फेल होगा जब इस लोडिंग के कारण जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान है ना, उसका मान किसके बराबर पहुंच जाए। इसी एलिमेंट का अपन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेंसाइल टेस्ट करेंगे। उस टेंसाइल टेस्ट के दौरान जो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू आई होगी, वो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू के बराबर यदि प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पहुंच जाती है, ठीक है, तब वो मटेरियल फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस आप इतना ध्यान दीजिए कि कंबाइंड लोडिंग जब हो रही है, अर्थात बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी लग रहा है, तो हमने बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस निकाल ली, ये आ गई, और टॉर्सनल मूवमेंट के कारण जो टॉर्सनल स्ट्रेस है टाउ, ये आ गई। ठीक, अब अपन सबसे पहले कौन सी थ्योरी पर पहुंचते हैं? पहले हम पहुंचते हैं शाफ्ट की डिजाइन। यदि हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के आधार पर करना चाहें तो ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो यहां पर लिखा मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसी को रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं, और इसी को, क्योंकि ये रैंकाइन ने दी थी इसलिए इसी को रैंकाइन थ्योरी बोलते हैं, और इसी को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा 1 है, ये क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन स्ट्रेसों के कारण इंड्यूस्ड होने वाला है। इसका मान हमेशा कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए सिग्मा YT डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। ये फार्मूला कहां से आया? ये डायरेक्ट जब मैं आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां के स्टेटमेंट के आधार पे हमने ये फार्मूला लिखा है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो अभी अपना मेन काम क्या है? सिग्मा 1 निकालना। सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा 1 है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें सिग्मा x किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा b के, और सिग्मा y की वैल्यू 0। ठीक है, और टाउ xy किसके बराबर हो जाएगा? टाउ के। जब अपन ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तब देखते हैं क्या आता है। सिग्मा x मतलब सिग्मा v डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x के स्थान पे सिग्मा b माइनस 0, तो डायरेक्ट सिग्मा b लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। टाउ xy के स्थान पे क्या लिख दिया? टाउ का स्क्वायर। अब अपन सिग्मा b और टाउ की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहां से सिग्मा 1 बराबर आएगा, सिग्मा b मतलब 32m डिवाइडेड बाय पाई d की पावर 3 इंटू 2 प्लस यहां पर भी वही आएगा 32m डिवाइडेड बाय पाई d की पावर 3 और अपॉन में 2 है तो ये 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो टाउ की वैल्यू पुट करी 16t अपॉन डिवाइडेड बाय पाई d की पावर 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये 2 से ये 32 कट जाएगा, इसी प्रकार इस 2 से ये 32 कट जाएगा, तो क्या बचेगा?
16m डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 प्लस यहाँ पर भी वही बचेगा 16m डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। तो यहां से आप देखोगे 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 और 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों पर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 16m डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 अंडर रूट में बचेगा m का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे बाहर आया? स्क्वायर दोनों पर था तो कोई भी चीज अंडर रूट के कब बाहर आ सकती है? जब उसका स्क्वायर हो। ठीक है, और दोनों में ये कॉमन मिल रहा था, कॉमन। अब इस पूरे में से 16 पाई डी की पावर 3 यहाँ पर भी है, 16 पाई डी की पावर 3 यहाँ पर भी है, ये कॉमन ले लेते हैं। 16 पाई डी की पावर 3 ब्रैकेट लगाया अपन ने, यहाँ पर बचा m और यहाँ पर बचा आपका m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और इस पूरी टर्म्स को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा? चलिए लिख के बता देते हैं आपको। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 इंटू एम इंटू ई। एम ई क्या है? एम ई को बोलते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। इसकी वैल्यू हमने बराबर लिखी है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर के। तो ये आपका केस हुआ जिसमें आपके शाफ्ट पर टॉर्सनल मूवमेंट भी और बेंडिंग मूवमेंट दोनों मूवमेंट लग रहे हों, तब हम कैसे डिजाइन करते हैं? इस प्रकार से डिजाइन करते हैं। अब हमें करना क्या रहता है? ये जो सिग्मा 1 है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोल रही है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा yt डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम इसको किसके बराबर ले जाते हैं? सिग्मा yt डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसकी वैल्यू फिक्स है। जब अपन ने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेंसाइल टेस्ट किया, उस समय टेंसाइल टेस्ट में जो यील्ड स्ट्रेस आई ये फिक्स है हर एक मटेरियल की, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका मान हमेशा ज्यादा रखेंगे, किससे होना चाहिए? किससे? सिग्मा 1 से, क्योंकि ये इंड्यूस्ड होने वाली है। जो स्ट्रेस लग रहे हैं, जो लोड लग रहे हैं, उन लोड के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, उस स्ट्रेस के कारण मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी उत्पन्न हुई। तो ये तो उत्पन्न हो रही है और ये फिक्स है, तो इसका मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए इससे, तभी मटेरियल आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिजाइन कर लेते हैं। ये सब आपके फार्मूला ड्राइव करें कब? यदि हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को फॉलो करें तो। अब इसी में सेकंड केस पढ़ते हैं, यदि हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिजाइन करें तो वो केस और देख लेते हैं हम। ठीक है, अब सेकंड है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस थ्योरी। चलिए ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी का जो फार्मूला आएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा yt डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये कहां से आएगा? जब मैं आपको ये थ्योरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस ये समझ लीजिए इस थ्योरी का जो सार है, जो सारांश है, जो समरी है, जो फार्मूला है वो ये है। ठीक, अब टाउ मैक्स कैसे निकालते हैं? तो टाउ मैक्स सिंपल है, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। सिग्मा 1 क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा 1 है सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर। यदि आप यहाँ पर माइनस पुट कर दोगे तो सिग्मा 2 निकल के आ जाएगा।
तो सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब आप सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 घटाओगे तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये तो प्लस था ही, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो ये अपने आप को 2 बार रिपीट कर लेगा और डिवाइडेड में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। कहने का मतलब है कि टाउ मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। कैसे, देखिए सिग्मा 1 में से सिग्मा 2 घटाओ तो ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव है, इस माइनस के कारण ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इससे ये कट गया। फिर सिग्मा 1 में आप ये वाली टर्म पॉजिटिव है और माइनस के कारण ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो ये अपने आप को 2 बार रिपीट कर लेगा और नीचे 2 है तो 2 से 2 कटने के बाद टाउ मैक्स की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन टाउ मैक्स की बात करें तो टाउ मैक्स बराबर आ जाएगा सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस, क्योंकि सिग्मा वाई 0 है, टाउ का होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट में है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा बी मतलब 32m डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर यह आ जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू, ये 2 से ये 32 कटा 16 टाइम्स, तो ये आ गया अंडर रूट 16m डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 16t डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3, 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3, और दोनों पे अंडर रूट है, स्क्वायर है, तो 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3, ये बच जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के आधार पे। और ये टर्म क्या कहलाती है, ये कहलाती है इक्विवेलेंट टॉर्सनल मोमेंट। तो अगला अपन ऐसा भी लिख सकते हैं इसी को, 16 डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 टीई। टीई क्या है, टीई है इक्विवेलेंट टॉर्सनल मोमेंट, इक्विवेलेंट टॉर्सनल मोमेंट। ठीक है, इसको किसके इक्वल कर देंगे, इसको अभी हमने पढ़ा था सिग्मा बाई टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के आधार पे, और इससे पहले हमने देखा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के आधार पे। कल हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये थर्ड केस था, लास्ट केस था, जिसमें शाफ्ट पर दोनों लोड लग रहे हैं, प्योर बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है और टॉर्सनल मूवमेंट भी लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।